तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 96 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग मार्स पे गया होता है और वहाँ पे लू फेंग को कई सारे मेटल्स को रख लिया होता है और वो अभी ब्लैक आयरन एसेंस की खोज कर रहा था। तो अब लू फेंग उस ब्लैक आयरन सिटी में होता है जो पूरा ब्लैक आयरन का बना हुआ था। अब लू फेंग को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ब्लैक आयरन स्पीड मिल रहे थे, लेकिन उसके पास टोटल 1000 टन हो जाते हैं। अब आधे घंटे बाद जहाँ पे लू फेंग एक बेसमेंट के डोर को किक करता है और लू फेंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बेसमेंट का डोर भी ब्लैक आयरन स्पीड से बनी हुई है। अब जैसे ही लू फेंग उस बेसमेंट में दाखिल होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन स्पीड थी और वो उस वेयर हाउस के मुकाबले ब्लैक आयरन कई ज़्यादा गुना थी। अब लू फेंग बबाता को उन सब को कलेक्ट करने को बोलता है। अब लू फेंग उन सब के बारे में फिर से पूछता है कि ये कितना है। तो बबाता कहती है कि यहाँ पे टोटल 12,300 टन्स आयरन स्पीड मौजूद है और 360 केजी आयरन एसेंस भी है। तो यहाँ पे बबाता लू फेंग को कंट्रोल रूम में जाने को कहती है ताकि यहाँ के सारे मिलनर्स की जानकारी ले सके। अब 5 मिनट बाद ही लू फेंग उस रूम में चला जाता है जहाँ पे बबाता उसे हैक कर लेती है और वहाँ के सारे डाटा बबाता के पास ट्रांसफर हो जाती है। और फिर बबाता कहती है कि यहाँ पर एक मास्टर था जिसने उस इंटरस्टेलर शिप को एक ही मूव में डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पे करीब 1.2 मिलियन मिलनर्स थे और इतने ज़्यादा आबादी के कारण यहाँ पे लोगों में फूड सप्लाई की कमी हो गई और वो इसी जगह फंसे रह गए। और अब फिर बबाता डाटा में देखकर कहती है कि हमें उनके नेस्ट में जाना चाहिए और फिर लू फेंग वहाँ पर नेस्ट की तलाश करने लगता है और वहाँ पे टोटल उसे 8 नेस्ट मिलते हैं और यहाँ से वो लोग टोटल 33,600 टन्स ब्लैक आयरन स्पीड को कलेक्ट करते हैं और ब्लैक आयरन एसेंस 2.34 टन्स मिलते हैं। और ये इतने ब्लैक आयरन स्पीड लू फेंग के लिए 1 साल के लिए काफ़ी था। और फिर लू फेंग कहता है कि जैसे जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ग्रो करेगा उतने ज़्यादा प्राइस लगेंगे और जब ये यूनिवर्सल लेवल तक जाएगा तो इतने ब्लैक आयरन एसेंस तो एक दिन के लिए ही होगा। अब फिर लू फेंग उस आयरन सिटी के एंट्रेंस के पास आ जाता है, लेकिन तभी बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि रुको। तो लू फेंग इसका कारण पूछता है कि क्या हुआ, कि क्या अभी भी यहाँ ट्रेजर है। तो बबाता कहती है कि तुम स्टूपिड हो, ये पूरा इंटायर आयरन सिटी ही वैल्यूबल है क्योंकि ये पूरा ब्लैक आयरन से ही बना हुआ है। और यहाँ बबाता एविल स्माइल हंसते हुए कहती है कि तुम तो अभी बहुत ही गरीब हो। अब इसे सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता और कहता है कि मैं गरीब कैसे हूँ, क्योंकि लू फेंग तो अर्थ का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन कहलाने के लायक था। तो बबाता कहती है कि मैं तुम्हारे अर्थ की करेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस यूनिवर्स में होने वाली यूज करेंसी की बात कर रही हूँ और तुम्हारे पास अभी 0 है और तुम्हारा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है और जो तुम्हारे टीचर ने बैंक अकाउंट खोला था वो भी तुम उसे यूज नहीं कर सकते हो और उसे यूज करने के लिए तुम्हें उस सर्टेन लेवल पर ही खोल सकते हो उसे। अब जब तुम स्टार ट्रेवल तक पहुँचोगे तुम अभी तक अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते और अगर तुम्हें पैसे भी चाहिए तो तुम्हें कुछ बेचकर ही इसे कमाना पड़ेगा। और वैसे भी यूनो प्लैनेट का शिप अपने आप में ही एक ट्रेजर है, लेकिन अगर तुमने उसे बेचा तो एक अनडाइंग बेइंग भी तुम्हारे पीछे हो जाएगा क्योंकि ये शिप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और बात हुई ब्लैक ड्रैगन शिप की, तो तुम्हें इसकी अभी ज़रूरत है। या फिर अगर तुमने क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन को बेचा तो ये भी अपने ओनर को पहचान चुकी है, इसलिए इसे बेचना बेकार है। और सोरिंग शटर और आग ब्लेड कटर ये तुम्हारे ही काम आएंगे और बचे तो तुम सिर्फ अपने मोइन क्रिस्टल और सिल्वर लिक्विड गार्ड को ही बेच सकते हो। लेकिन बबाता फिर से कहती है कि मोइन क्रिस्टल तुम्हारे वाइन्स के लिए ज़रूरी है और शायद मैं इस पावर क्रिस्टल को भी ना बेच पाऊँ क्योंकि इससे तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन शिप को चलाना जो है। अब इतने सब चीज़ को सुनकर लू फेंग बेचारा क्या ही बोलता। लू फेंग यूनो प्लैनेट का एक डिसिपल था, लेकिन फिर भी वो कंजर था। अब अभी के लिए तो बबाता कहती है कि तुम
तुम्हें स्टार लेवल तक ही जाना होगा और फिर तुम अपने मास्टर के दिए गए बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे और तुम बिना पैसों के ही कुछ नहीं कर सकते हो। अब फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग ब्लैक आयरन को ही बेचेंगे और अब फिर लू फेंग उस आयरन सिटी को डिसमेंटल करने लगता है और बबाता उसे स्टोर किए जा रही थी और करीब आध घंटे बाद पूरा का पूरा आयरन सिटी ही गायब हो जाता है और यहाँ पे उन्हें टोटल 92.8 मिलियन टन्स ब्लैक आयरन खोजे थे और यहाँ पे सब चीज़ उठा लेने के बाद लू फेंग मार्स को सर्वे करने लगता है और अभी के दरमियान लू फेंग ज़्यादा लालची नहीं हो रहा था और अब फिर सीन चेंज करके अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अर्थ पे वापस आ जाता है और अब तो लू फेंग सुबह में गया था लेकिन वो शाम होते होते धरती पे आ चुका था और वहाँ आते ही लू फेंग के दोनों बच्चे लू फेंग के पास आ जाते हैं और फिर उसी समय जियोजिन भी वहाँ पे आ जाती है। अब लू फेंग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल था और गोल्डन हॉर्न बेस भी लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड में और भी ज़्यादा अपने एब्सोल्यूट स्पेस की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और वो अभी 100 टन्स ऑफ ब्लैक आयरन स्पीड को भी कंज्यूम कर रहा था और यहाँ पे लू फेंग की सोल ऑलरेडी स्टार लेवल 3 पे आई हुई थी और इसी कारण वो 32 नाइफ्स को कंट्रोल कर पा रहा था। अब लू फेंग अपने शिप पे बैठकर अपने सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट पे भी जाता था लेकिन लू फेंग का शिप को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता था क्योंकि लू फेंग ज़्यादा देर तक बाहर नहीं जाता और अभी के दरमियान अर्थ पे शांति भी कायम थी और अब फिर सीन चेंज करके हमें होंगनिंग हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे होंग और थंडर गॉड लेते हुए थे और यहाँ पे उनकी खिड़की से दो लोग उन्हें देख रहे थे और वो उदास भी थे और वो कोई और नहीं उन्हीं गार्ड्स में से एलोर और आइस माउंटेन थे। अब फिर एलोर आइस माउंटेन से कहता है कि हमारे हेड कब तक उठेंगे लेकिन आइस माउंटेन कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है लेकिन हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक वार्निंग साउंड बजने लगती है और सारे लोग होंग और थंडर गॉड के रूम में जाते हैं और यहाँ पे मेंटल डिटेक्टर मशीन ने उनके ब्रेन के वेव्स को डिटेक्ट किया था और इसे देखकर डॉक्टर एक्साइटेड हो जाता है और तभी एक और डॉक्टर कहता है कि दोनों हेड के स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं और उनके ब्रेन के वेव्स दिखना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे वो फंक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और तभी होंग की आंखें खुलती है और वो धीरे धीरे अपने पलकों को झपकाते हैं और अब फिर सीन चेंज कर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टीवी देख रहा था और तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है लेकिन जब वो लू फेंग उस नंबर को देखता है तो शॉक हो जाता है और ये देखकर जियोजिन पूछती है कि क्या हुआ तो लू फेंग कहता है कि ये हेड का नंबर है और इसे देखकर वो सस्पिशियस भी था क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद होंग और थंडर गॉड कोमा में थे और जियोजिन भी शौक थे कि आखिर होंग का फ़ोन यूज करने की किसकी इतनी हिम्मत हुई और अब फिर लू फेंग उस फ़ोन को पिक करता है और उधर से किसी और की नहीं होंग की वॉइस थी और ये सुनकर लू फेंग भी शौक हो जाता है क्योंकि वो 2 सालों से कोमा में थे और अब जाके वो जाग चुके हैं और ये न्यूज़ एक अर्थ शॉकिंग न्यूज़ थी और होंग कहता है कि मैं और थंडर गॉड जाग चुके हैं और मैंने उन सारी चीज़ों को जान लिया है जो यहाँ पर हुआ था और लू फेंग को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और वो लू फेंग को यहाँ मिलने के लिए बुलाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई फ्री टाइम है तो हम आपस में मिल सकते हैं और अब फिर लू फेंग वहाँ के लिए निकल जाता है। अब लू फेंग डोजो ऑफ लिमिट्स के हेडक्वार्टर्स में चला जाता है और वो सीधे होंग और थंडर गॉड के रूम में जाता है और यहाँ पे वो तीनों मिलते हैं और तीनों एक दूसरे से मजाक में बात करते हैं और यहाँ पे फिर होंग बैठने को बोलता है और यहाँ पे वो तीनों चीयर्स भी करते हैं और यहाँ पे जो लू फेंग ने ऑटकिन और सागो नेहरू के साथ किया था वो इसके लिए कहते हैं कि तुमने सही किया, ऐसे लोगों को मारना ही चाहिए और इस तरह की गंदगी को हमें मिटा देना चाहिए। और यहाँ पे होंग कहता है कि जब हम दोनों यहाँ पे उठे थे तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था। अब ये सुनकर लू फेंग भी थोड़ा शौक होता है क्योंकि अभी वो कोमा से आए हैं और अभी ही उन्होंने क्या डिसीजन ले लिया है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि होंग ने क्या डिसीजन लिया है, क्या कुछ सीरियस बात है या फिर कुछ और। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।